मृग तृष्णा अध्याय 46। एक विशाल पुलिस दल ने धड़धड़ाते हुए मंत्री अमजद इस्लाम के बंगले में कदम रखा। इंस्पेक्टर अतुल सचान दल का नेतृत्व कर रहा था। अमजद इस्लाम ये देखकर चौंक गया था। चौंकता क्यों नहीं? वो इस राज्य का एक प्रतिष्ठित राजनीतिज्ञ और वर्तमान सरकार में मंत्री पद पर था, लेकिन अतुल सचान की बंगले में एंट्री ही कुछ ऐसी थी कि जैसे उसका कोई रुतबा ही ना हो। वैसे अतुल सचान की नजरों में उसका स्तर कुछ भी नहीं था, पर काश उसे इस बात का एहसास होता। अतुल सचान, ऐसा लगता है कि तुझे अपनी जान और अपनी नौकरी दोनों से ही प्यार नहीं है। पहली बार हमने तुझे धमकी तो दे दी थी, लेकिन ध्यान इसलिए नहीं दिया था क्योंकि हमने सोचा कि तेरे जैसा छोटा आदमी मेरा या मेरे बेटे का क्या बिगाड़ पाएगा। लेकिन अब तो तू हद पार कर गया है रे। अमजद इस्लाम ने बुलंद आवाज में कहा। मैंने भी तुमसे कहा था अमजद इस्लाम कि मैं मौत से नहीं डरता। बंदा केवल परवरदिगार से डरता है। जहां तक मेरी नौकरी का सवाल है तो मैं हमेशा एक त्याग पत्र अपनी जेब में लेकर घूमता हूं। बहुत दिलेर बच्चा है तू, और खतरनाक भी। अतुल सचान ने वाक्य पूरा किया। तो यहां क्यों आया है? तेरे सुपुत्र की गिरफ्तारी का वारंट लेकर। किस खुशी में? गिरीश नामक युवक की हत्या के जुर्म में, रामू की बेटी रीना के बलात्कार के जुर्म में और उसकी मृत्यु का जिम्मेदार होने के लिए। अरे वाह, 3 खुशियां! वाह वाह वाह! अमजद इस्लाम पागलों की तरह हंसते हुए बोला। अरे इंस्पेक्टर, मेरे बेटे पर झूठा इल्जाम लगाने के लिए तुझे विपक्षी नेताओं से कितने पैसे मिले हैं? अमजद इस्लाम, मैं कानून से नहीं खेलता हूं, बल्कि कानून से खेलने वालों से खेलता हूं। और जहां तक रिश्वत खाने का आरोप है तो उसके लिए है ना देश के तेरे जैसे छोटे लोग, जो देश और जनता की सेवा का वादा करके यहां तक पहुंच गए, लेकिन औकात एक भिखारी से ज्यादा की नहीं है। सत्ता में आते ही तेरे जैसे लोग अपनी वास्तविक औकात पर उतर आते हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। मेरे जैसे आम आदमी के लिए तो वो प्रत्येक रुपया मिट्टी के समान है जो मैंने अपनी मेहनत से नहीं कमाया है। तू तो बड़ी बड़ी बातें कहने का शौकीन लगता है रे मुझे। कैसी बड़ी बड़ी बातें अमजद इस्लाम? ये स्विस बैंकों में जो हजारों करोड़ों रुपए जमा हुए हैं ना, ये तेरे जैसे लोगों ने ही तो इकट्ठे किए हैं। तुम और तुम्हारे तथाकथित बिजनेसमैनों ने अपने विकास के नाम पर पूरे देश को खा डाला है। ये मेरे जैसे आम आदमी ही हैं जो समय पर टैक्स भी चुकाता है और अपना कर्ज भी वापस करता है। गुड इंडिया, टॉप हो गया तू तो। इंडिया टॉप। मान गया मैं यार तुझे। अपने को सभी राजा हरिश्चंद्र बताते हैं, कभी कोई खुद को गलत नहीं कहता। तू कैसे चूक जाएगा? अमजद इस्लाम, तुम एक मंत्री होकर भी एक अपराधी का साथ देने का प्रयास कर रहे हो। वो तुम्हारा बेटा है, ठीक है, लेकिन उसने अपराध किया है। रिपोर्ट लिखी जा चुकी है और तुम जानते हो कि अब सही गलत का फैसला अदालत में ही होगा। कौन अपराधी? कैसा अपराधी? मेरे बेटे ने कोई जुर्म नहीं किया है। इसका फैसला न्यायालय में होगा। अमजद इस्लाम केवल अपनी अदालत पर भरोसा करता है। मैं तुमसे ज्यादा बहस नहीं करना चाहता। क्यों? थक गया क्या?
मैं चाहूं तो तुझे अभी कुछ घंटों में ही स्वर्गवासी बना सकता हूं। तू अच्छी तरह जानता है कि कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन तुझसे बहस करने में मुझे आनंद की अनुभूति होती है, और तू कहता है कि मैं बहस करना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि पिछली बार तूने मुझे तो बातों में लगा लिया और अपने बेटे को भगा दिया। उस हरामी लौंडे की हिम्मत तो देखो कि एक मर्डर करने के बाद तुरंत ही रामू की बेटी से बलात्कार कर डाला। अब उस मासूम लड़की ने आत्महत्या कर ली है। तेरा बेटा ही रीना की मृत्यु का जिम्मेदार है। तू ये बात कैसे कह सकता है? हाँ? इसलिए क्योंकि घटना का समय वही था जब पिछली बार मैं यहाँ आया था। इसका सीधा सा अर्थ है कि जब मैं यहाँ तुमसे बातें कर रहा था तभी वो वहां पहुंचा था। तब से लेकर अब तक 5 घंटों में उसे हर जगह तलाश कर चुका हूं, और अब इस बंगले की बारी है। रामू की बेटी रीना ने क्या वास्तव में आत्महत्या कर ली है? हाँ, और वो भी तुम्हारे बेटे परवेज की वजह से। कल के समाचार पत्रों में तुम भी अपने बेटे के दोनों कारनामों के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लेना। क्या सबूत है तुम्हारे पास? है? रीना के हाथ से लिखा हुआ सुसाइड नोट। क्या ये पर्याप्त है? नहीं होगा तो तुम्हारा बेटा खुद से ही इस आरोप से मुक्त कर दिया जाएगा। गुड, तो समझ ले इंस्पेक्टर कि मेरे बेटे ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, और अब तू वापस जा। जाने से पहले मुझसे 10 लाख ले ले और ऐश कर। मैंने कहा ना कि मैं उन पुलिस वालों में से नहीं हूं जो कौड़ियों के भाव अपना ईमान बेच देते हैं। अच्छा तो 20 लाख ले ले। अमजद इस्लाम, तू अपनी पूरी कोशिश करके देख ले। तेरे 20 करोड़ भी मुझे मेरे मार्ग से विचलित नहीं कर पाएंगे। इंस्पेक्टर, हम तेरे से अधिक बहस नहीं करना चाहते। अपने ऑफिसर को फोन लगा और फुट ले यहां से। अतुल सचान को उसका कर्तव्य सिखाने वाला कोई भी व्यक्ति कम से कम इस दुनिया में तो पैदा नहीं हुआ है। बहुत खूब, बहुत खूब, क्या कही है तूने रे? अतुल सचान ने अमजद इस्लाम की बातों पर जरा भी ध्यान नहीं दिया और अपने साथियों को बंगले की तलाशी का हुक्म दिया। मंत्री जी ने अपने पद और रुतबे का प्रयोग करने के लाख यत्न किए, लेकिन अतुल सचान मानने वाले लोगों में से नहीं था। उसका एक ही तर्क था कि मैं जानता हूं कि तू बड़ा शक्तिशाली है, मेरी नौकरी भी जा सकती है और हो सकता है कि मेरी हत्या करवाने का भी प्रयास किया जाए, लेकिन मैं अपने कर्तव्य पथ से पीछे नहीं हट सकता। मैं दुनिया को बताना चाहता हूं कि तुम्हारे पास जो भी ताकत है वो भारतीय संविधान की ताकत है, और उसी भारतीय संविधान की जिसके साथ तुम्हारे जैसे लोग लगातार छल करते हैं। असल जिंदगी में तो तुम्हारी या तुम्हारे बेटे की औकात एक चूहे से ज्यादा नहीं है, और कानून के दायरे में फंसने पर तुम्हें भी सजा दी जा सकती है। शीघ्र ही अतुल सचान ने बंगले से परवेज को बरामद कर लिया और गिरफ्तार कर लिया। मंत्री जी लाख कहते रहे कि मेरी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा, तुम इसे इस तरह से पकड़कर मत ले जाओ, लेकिन अतुल सचान का जवाब था कि यदि अपनी इज्जत का इतना ही ख्याल है तो अपने बेटे को अच्छे संस्कार क्यों नहीं दिए, उसे अच्छाई और बुराई का भेद क्यों नहीं कराया। परवेज को हथकड़ी पहनाई जा चुकी थी और उसे जीप में बिठाकर पुलिस स्टेशन की तरफ पलायन किया जा चुका था। अतुल सचान रास्ते भर उसे बुरी तरह से पीटते हुए ले गया था। उसके वहां से जाने के बाद अमजद इस्लाम ने कहीं फोन मिलाया और शीघ्रता से कुछ निर्देश देने लगा। अध्याय 46 समाप्त होता है।